गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं नया साल की पहली मीटिंग। और नया साल शुरू हो गया है और इसमें हमें जिसको आध्यात्म में आगे जाना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तब कुछ हम ऊंचाई के ऊपर जा सकते हैं। तो ये साल जो है आप ये भी कर सकते हैं, आज देख सकते हैं कि आज का आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है और एक साल के बाद जब 2025 आएगा तो कितना फ़र्क होता है। अगर ये हम कुछ जांच करें, उसका ये करें तो एक हमारे अंदर ये रहेगा कि भाई हम सही मायने में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं तो एक आश्वासन लेते रहते हैं कि भाई हाँ हम तो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या करते हैं, कैसी करते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बदलाव कितना आया, परिवर्तन कितना आया। तो अगर हम कितने सालों से कर रहे हैं और कितना परिवर्तन आया वो हमें समझ में आना चाहिए। और ये एक मौका है कि आज इस समय अभी शुरू हो रहा है साल, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई देख लेते हैं कि भाई आज ऐसी वीकनेसेस हमारी ये इतनी वीकनेसेस है और अगर उसी के ऊपर हम मेहनत करते हैं तो एक साल के बाद में हमारी वीकनेसेस कितनी कम होती है वो हमें जांचना समझना चाहिए। तो फिर ये जो नया साल है उसका कोई ठीक ढंग से उपयोग हो सकेगा। अब लास्ट मीटिंग में हमने देखा था कि इसके अंदर एक बात आती थी राइट ब्रेन की। तो विजडम तो हम जानते हैं क्योंकि अभी बहुत समय से हम जो ब्रेन का एरिया है सी, उसके वहाँ से हमें विजडम मिलता है। उसके बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा समझा। अब इसमें राइट ब्रेन का भी इस लास्ट टाइम बात आई थी। जो ब्रेन का हिस्सा A1 उसको बताया, ए जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, A1 के अंदर ये राइट ब्रेन का हिस्सा और बी के अंदर जो है वो मेंटेनेंस सार संभाल का हिस्सा। इस तरह ये है। तो सवाल ये होता है कि भाई ये राइट ब्रेन का जो नॉलेज है और ये जो सी से आता है, ब्रेन सी से आता है, उसके अंदर क्या अंतर है। तो एक तो है स्पष्ट बात एक है कि एक तो विजडम है। विजडम माने प्रज्ञा या बोध, जो बहुत एक ऊंची क्वालिटी की ये होती है और वो चिट्ठी का अपना ज्ञान है। चिट्ठी के अंदर जो पड़ा हुआ ज्ञान है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का अपना ज्ञान, वो इसके द्वारा हमारे अंदर आता है। तो वो तो एक जिसको हम सुप्रीम नॉलेज भी कह सकते हैं, ऐसा नॉलेज है। अब राइट ब्रेन से भी आता है तो वो भी एक प्रकार का नॉलेज है। और कभी कभार क्या होता है कि राइट ब्रेन भी कुछ टेम्पररीली चिट्ठी के संपर्क में आ जाता है तो थोड़ा सा कुछ ज्ञान टेम्पररी कुछ चीज़ का कोई सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाता है, पर वो विजडम इसको नहीं कहते हैं। ये एक प्रकार का टेम्पररी एक चिट्ठी के कनेक्शन के कारण आया हुआ ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट है और उसके विचार, इसके ब्रेन के अंदर कुछ पर्टिकुलर विचार चल रहा है, तो हो सकता है कि वो चिट्ठी के क्योंकि चिट्ठी भी ब्रेन से ही हमारे अंदर से पसार होती रहती है हर समय चित्त के रूप में। तो अगर कोई उसको टच कर जाता है तो कोई जवाब चिट्ठी से मिल जाता है, पर ये सब जो है वो कोई मेथड नहीं है उसके अंदर, एक्सीडेंटली या जिसको कहे कि भाई एक अपने आप में एक हो गया और कुछ साइंटिस्ट को कुछ जो चाहिए था, कुछ फार्मूला वगैरह, तो वो मिल जाती है। या कोई जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है या आर्टिस्ट है, उनके अंदर भी कभी कभी इस तरह का कोई चीज़ अवतरित हो जाती है। या कहें कि चिट्ठी के संपर्क में आने से कोई इस प्रकार का
ज्ञान, जो नॉर्मल ज्ञान है उससे थोड़ा ऊंचा ज्ञान उसको मिल जाता है, जो हमें प्रभावित कर सकता है, ऐसा ज्ञान उसके अंदर से आता है। या कई बार आप कोई आध्यात्मिक पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक आपको एक गहराई महसूस होती है, उसके अंदर कोई एक नया मीनिंग आपको समझ में आ जाता है, तो समझिए कि उस दौरान राइट ब्रेन का थोड़ा संपर्क हो गया, एक नई झलक मिल गई ज्ञान की। तो इस तरह राइट ब्रेन से भी हम एक थोड़ा उच्च प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं। पर सी एरिया के अंदर जाके ज्ञान लेना वो तो एक अलग सी बात है, और वो इसीलिए वो इसको तावड़िया जी ने डायग्राम 3B के अंदर रखा है। ये डायग्राम 3B में पहुंचते हैं तो हम सी एरिया के अंदर कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहिए। और जो कई बच्चे जो होते हैं उनको भी एक इनके अंदर एक आर्ट्स से पहले से आर्ट्स की एक कुछ विशिष्टता है उसके अंदर डेवलप होती है, तो उनके अंदर भी ये राइट ब्रेन जो है वो धीरे धीरे करके अच्छी तरह डेवलप होता है। जो लोग लेफ्टी होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं, उनके अंदर भी ये राइट ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। बाकी तो हम साधना तो है, साधना करते हैं, उससे तो होगा ही, क्योंकि साधना करने से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये साधना से तो राइट ब्रेन के संपर्क में हम ज़्यादा आ सकते हैं। अब लास्ट टाइम का जो पेपर थोड़ा एक पेज बाकी है, ज्योग्राफी ऑफ ब्रेन का, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके अंदर तावड़िया जी जो बताते हैं कि भाई ब्रेन एक जो है ऑर्गन है, और माइंड क्या है, माइंड एक सूक्ष्म चीज़ है। जैसे कि लंग्स और एयर का कैसे संबंध है, तो लंग्स है वो स्थूल चीज़ है, और एयर हवा जो आती है वो एटमॉस्फेयर से आती है, वो एक सूक्ष्म चीज़ है। तो एयर और माइंड थोड़े एक सिमिलर लगते हैं, और ब्रेन और लंग जो है वो सिमिलर लगते हैं। अब उसमें आगे कहते हैं कि ए सिक पेयर ऑफ लंग लीड्स टू टीबी एंड सच अदर डिसीजेस, ए सिक ब्रेन लीड्स टू न्यूरोसिस और इंसेनिटी एंड सच अदर डिसीजेस। तो ये जो फिजिकल ऑर्गन्स है तो वो तो बीमार हो सकते हैं, माइंड जो है वो कभी बीमार नहीं होता। ब्रेन बीमार हो सकता है, लंग भी बीमार होता है, तो लिंग बीमार होता है तो टीबी वगैरह जो है, लंग्स रिलेटेड न्यूमोनिया, टीबी, ब्रोंकाइटिस वगैरह अनेक प्रकार के डिसीजेस आ सकते हैं। ब्रेन जब ये खराब होता है या कई बार डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट से या किसी कारण, तो ब्रेन के अंदर की सर्किट वगैरह सब ये डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके कारण भी कई डिसीज आते हैं। जैसे न्यूरोसिस मतलब तंत्रिका का रोग, जो ज्ञान तंत्र है उसके रिलेटेड जो डिसीज है वो तंत्रिका के रोग न्यूरोसिस होते हैं। और इंसेनिटी तो मतलब एक पागलपन की जो स्थिति आती है, तो उस तरह की स्थिति भी ये ब्रेन जब डैमेज होता है। तो इसीलिए जो साइंस के अंदर जो है वो एक दो प्रकार की ट्रीटमेंट भी दी जाती है, एक ब्रेन रिलेटेड ट्रीटमेंट, एक माइंड, जिसको नॉर्मली हम माइंड कहते हैं, वो माइंड रिलेटेड, मतलब कि जो कुछ मानसिक अस्थिरता होती है उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, और ब्रेन इटसेल्फ में कुछ खराबी आती है तो उसकी एक अलग ट्रीटमेंट होती है। ब्रेन एंड माइंड आर ए डिफरेंट एज लंग्स एंड आर नॉट टू बी कंफ्यूज एज सिनोनिमस। तो ब्रेन और माइंड जो है वो डिफरेंट है, और जिस तरह लंग्स और एयर कैसे डिफरेंस है, इस तरह ब्रेन और माइंड डिफरेंट है। तो ये खास समझना चाहिए। लोग अभी भी जब मुझे कुछ प्रश्न पूछते तो समझ में आता है कि अभी भी लोग कंफ्यूज रहते हैं ब्रेन और माइंड के बारे में, और माइंड को चिट्ठी समझ लेते हैं। माइंड चिट्ठी नहीं है, माइंड जो है वो चिट्ठी में से जो हमारे अंदर आया है तो वो जो बन गया चित्त बन गया,
जिसको हम इंडिविजुअल माइंड कहते हैं। तो माइंड मतलब इंडिविजुअल माइंड, वो चिट है, चिट्टी नहीं है। तो इतने एक स्पष्टता होनी चाहिए। और ब्रेन जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ब्रेन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि जब भी आपको माइंड और ब्रेन के बारे में कंफ्यूजन हो तो एक एग्जांपल माइंड में ले आना तो समझ में आ जाएगा। जो हम बार बार कहते हैं पर फिर भी लोग में क्लैरिटी नहीं होती है कि ब्रेन जो है इसको आप कंप्यूटर समझ लो और माइंड जो है उसको आप ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई समझ लो। तो जैसे ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है, कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर को जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी देते नहीं हैं तब तक वो अंदर जो मेमोरी है वो एक्टिव नहीं होती और कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो सेम वे ब्रेन है। एक मानो कि एक डेड आदमी है, एक अभी मर गया है, उसका ब्रेन तो अभी भी फ्रेश है, पर क्योंकि अभी उसके अंदर माइंड का सप्लाई आ नहीं रहा है, उसके अंदर जो चिट के रूप में जो अंदर आनी चाहिए, जो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है वो अंदर आनी चाहिए, वो नहीं आती है क्योंकि अभी ये सिस्टम बंद हो गई है। तो ब्रेन तो है इसके अंदर, फिर भी वो अभी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि एनर्जी अंदर नहीं आ रही है। सेम ये कंप्यूटर का जो है वही एग्जांपल आप दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ब्रेन और माइंड के अंदर क्या है। हालांकि ज़्यादातर हम माइंड शब्द जो है वो ब्रेन के संदर्भ में ही बोलते हैं और पूरे जगत के अंदर जहाँ जहाँ माइंड शब्द का यूज होता है वो ब्रेन के लिए होता है। पर ये ताओलॉजी की सिस्टम में एक खास एक डिफरेंस बताया हुआ है कि माइंड जो है वो ब्रेन नहीं है। ब्रेन एक जो है वो एक स्ट्रक्चर है अंदर का और फिजिकल स्ट्रक्चर है, और माइंड जो है एक सप्लाई है, एक एनर्जी अंदर आती है और दोनों मिलके काम करते हैं तब विचार निर्माण होता है। तो ये एक चीज समझ में खास ये रखनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम एयर द लंग्स एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन एंड गिव बैक कार्बन डाइऑक्साइड विच द लंग्स थ्रो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये फिजियोलॉजी तो हम जानते हैं सब कि भाई हम जब सांस लेते हैं तो हवा में हमारे अंदर ऑक्सीजन और दूसरे बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं और वो जो है वो लंग्स उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो ब्लड को देता है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ होता है उसको वो लेके फिर वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। मतलब यहाँ जो एक्सट्रैक्ट करना जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। अब सवाल ये है कि ब्रेन जो है वो चित्त से या जो अंदर जो चित्ती शक्ति आती है चित्त के रूप में उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता है क्या, ये इम्पोर्टेंट बात है। बट एटमॉस्फेयर इज लोकल ओनली अराउंड आवर प्लेनेट अर्थ वाइल्स इन्फिनाइट माइंड pervades the whole universe and being of more subtle and forceful nature than air, the brain can neither extract nor can throw off from or into the infinite mind in the manner of lungs। तो ये जो है एटमॉस्फेयर की बात अलग है। एटमॉस्फेयर तो किसको कहते हैं कि पृथ्वी के सराउंडिंग है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी का है और पृथ्वी के सराउंडिंग है। करीब करीब एटमॉस्फेयर का जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर तक का है। तो जो सरफेस लेवल से ऊपर तक जाते हैं तो 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी के जो है वो एटमॉस्फेयर है। और साइंस ने वो एटमॉस्फेयर को 7 भाग के अंदर इसके 7 लेयर्स बताए हैं। 7 प्रकार के ये एटमॉस्फेयर है, मतलब कि उसके पार्ट है। जैसे कि पहला जो 500 किलोमीटर का एरिया है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। फिर उसके ऊपर का आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोफियर, फिर थर्मोस्फियर, लोनोस्फियर, एक्सपोस्फियर एंड मैग्नेटोस्फियर। इस तरह के 7 लेयर्स ये जो है हमारे 10,000 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसीलिए उसको लोकल कहते हैं।
10,000 यहाँ हमें तो बहुत लगता है, पर चिट्ठी के संदर्भ में देखें, क्योंकि चिट्ठी जो है वो तो भूभुवस्व के अंदर फैली हुई है, तो कोई किलोमीटर का तो सवाल ही नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो चिट्ठी से भरा हुआ है, तो वो नॉन लोकल है। और जब ये जो एयर जो है वो एक लोकल एरिया के अंदर, इसलिए उसको लोकल कहा गया है। और इस चिट्ठी जो है वो इससे एयर से तो कई गुना फोर्सफुल, माइटी है, सूक्ष्म सतल भी है, माइटी भी है, और एकदम पावरफुल है एयर के संदर्भ में। तो उसकी दोनों की तो कंपैरिजन की नहीं जाती है। तो ब्रेन जो है वो, क्योंकि वो चिट्ठी इतनी सूक्ष्म है, इसीलिए ब्रेन उसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और न कुछ एक्सट्रैक्ट करके उसमें फिर इन्फिनाइट माइंड में कुछ फेंक सकता है, न ले सकता है, न फेंक सकता है, कुछ भी नहीं करता। जैसा लंग्स कर सकता है ऐसा ब्रेन नहीं कर सकता। डिफरेंस इतना ही है, दोनों फिजिकल के लेवल के हैं, पर ब्रेन जो है वो, ब्रेन के अंदर जो आता है वो अति सूक्ष्म चीज आती है, जिससे ब्रेन उसको उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। लंग्स जो है उसके अंदर हवा आती है, तो हवा में से वो लंग्स ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इतना समझना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या, कि उसके अंदर से जो उसका सत्य है या कोई सार है उसका, वो निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, कोई चीज। बट द ह्यूमन ब्रेन कैन रिसीव फ्रॉम दिस infinite mind all the wisdom of the universe, but for that, like the lungs, the brain has not to play an active part, but on the contrary to be calm, for here it is receiving and not extracting, as in the case of lungs. But we try to extract from mind, and so our brains remain confused. अब यहाँ दूसरी बात करते हैं। अब दो शब्द है, एक जो है वो एक रिसीव करना है, इन्फिनाइट माइंड को रिसीव करना, और एक एक्सट्रैक्ट करना। तो ब्रेन जो है इन्फिनाइट माइंड को रिसीव कर सकता है, पर एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। एक दोनों के बीच में का एक डिफरेंस ये खास समझ लेना है, क्योंकि रिसीव का मतलब क्या है कि हर समय ब्रेन के अंदर चिट्ठी आती तो रहती है चित्त के रूप में, तो वो तो है, पर ये जो है उसके अंदर से वो कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ये एक डिफरेंस खास समझना जरूरी है। तो नॉर्मली जो है वो विजडम जो है वो इन्फिनाइट माइंड का जो है वो एक एक्सट्रैक्ट होता है सी एरिया के अंदर से, पर लंग्स जिस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकता है इस तरह ये नहीं करता है। हालांकि ब्रेन और लंग्स दोनों का रोल तो एक ही है, एक्टिव दोनों को रहना पड़ता है। अब जब आपको ये विजडम ये करना होता है, रिसीव करना होता है, तो ये ब्रेन को एकदम शांत कर देना पड़ता है। मतलब आईएसएन केंद्रों जो है वो एकदम शांत हो जाने चाहिए, वहाँ कोई चलपल नहीं होनी चाहिए, तो ये जो विजडम अंदर आता है वो रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुँच सकता है। तो उस माने में वो विजडम को ये रिसीव कर सकते हैं। पर जिस तरह लंग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इस तरह ब्रेन उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करता है। और ये गड़बड़ी है, वो जब हम समझते नहीं है तो ब्रेन फिर हमारा कंफ्यूज हो जाता है। टू रिसीव ऑल द विजडम फ्रॉम द इन्फिनाइट माइंड, neither एरिया A1 और B इज कैपेबल। तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। अब रिसीव जो है वो चिट्ठी के रूप में जो आता है उसकी वो माने में एक है, बाकी उसको विजडम को वो कोई खींच के नहीं ला सकता है ब्रेन किसी भी हालत में। और ब्रेन के तीनों हिस्सों, ब्रेन का एरिया मतलब जो है जिसको हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वो एरिया, A1 मतलब जिसको हम राइट ब्रेन कहते हैं वो एरिया, और B मतलब कि जो वो मेंटेनेंस और अपकीप के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। ये तीनों ऐसे इन्फिनाइट माइंड से विजडम को निकाल नहीं सकते, इसीलिए तो तीसरा एरिया देना पड़ा, और वो एरिया है वो सी एरिया, कि जहाँ से विजडम को कलेक्ट किया जा सकता है। फॉर दिस एरियाज लाइक द लंग्स आर स्ट्रक्चर्ड टू टेक एक्टिव पार्ट, एंड दे कुड हैव डन सो had it been a case of extraction as in the case of lungs.
अब जो है ये इस एक इस तरह है कि जैसे लंग्स की बाबत में है, जैसे लंग्स जो है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वैसे एक्सट्रैक्ट करने की बात जब होती तो ब्रेन वो कर सकता, पर ये लेकिन चित्ती से जो आता है इसके लिए ये ब्रेन मुमकिन नहीं है। मतलब कि लंग्स जो कर सकता है वो ब्रेन नहीं कर सकता, और एक ही कारण है कि ब्रेन के अंदर जो आता है वो प्रोडक्ट या जो तत्व है वो अति सूक्ष्म है, इसलिए ये इस तरह नहीं कर सकता है। बट नथिंग इज पॉसिबल ऑफ बीइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्फिनाइट माइंड, बट लाइक रिसीविंग favor from an emperor, an ordinary individual has to meekly and gratefully receive what is given, because an ordinary individual cannot extract from an emperor. So the brain has to meekly and gratefully receive from infinite mind that is greater than the greatest emperor. अब ये एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, इससे हम बात थोड़ी और क्लियर होती है कि एक जो एम्परर जो होता है, राजा होता है, तो उसके पास से जो लेने वाला है भिखारी या कोई भी एक है, वो उससे कोई एम्परर से जबरदस्ती ले नहीं सकता, कोई राजा के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि मुझे इतना ही चाहिए, भीख में इतना ही दो करके। वो क्या करता है, उसको मिकली, वो नम्रता से, एक विवेकपूर्ण और एक कृतज्ञता से उसको याचना करनी पड़ती है, और फिर अगर वो राजा की मर्जी में आता है तो वो दे सकता है। तो वही बात है, जो हमारा इन्फिनाइट माइंड जो है वो राजा जैसा है, और ब्रेन जो है वो लेने वाला है। तो ब्रेन को भी इस तरह इन्फिनाइट माइंड से जो है वो एक कृतज्ञता से, नम्रता से उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो इन्फिनाइट माइंड देगा वही उसको लेना पड़ेगा। और इन्फिनाइट माइंड जो है वो तो एम्परर्स का भी एम्परर है, सबसे बड़ा राजा जिसको कहते हैं वो है। तो इस एग्जांपल से हम अब समझ सकते हैं कि ब्रेन को खुद कुछ नहीं कर सकता, वो एक रिसीव, उसके अंदर जो आता है वो रिसीव हो गया वो ठीक है, पर वो उसमें से कुछ चित्ती से कुछ एक्सट्रैक्ट करके विजडम निकाल लेगा, ये ब्रेन की कैपेसिटी के बाहर की बात है। For this express purpose, God and nature has provided a tiny area in the deep midbrain of every human being, and which is structured thus where no activity of any kind takes place, and an individual is able to receive all the wisdom of the divine infinite mind. This area we call C, area of the human brain, the holy ground, the silent area. तो अभी ये जब हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ये नहीं कर सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी इन्फिनाइट माइंड का विजडम को प्राप्त ही नहीं करते। तो भगवान ने कृपा करके एक ऐसी एक अंदर एक प्रोविजन रखा है, एक चीज ऐसी बना के रखी है, या एक एरिया ऐसा डेवलप करके रखा है, अगर वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ से हम जो है शुद्ध ज्ञान या प्रज्ञा या विजडम को हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह का मैकेनिज्म अंदर ऑलरेडी बनाया हुआ ही है। जरूरत ये है कि साधना करके हमें धीमे धीमे सी एरिया तक पहुंचना है। अब हम ए एरिया के अंदर, ए और बी के अंदर ही इतने कंफ्यूज रहते हैं। हमारा खास करके ए एरिया जो विचारों का एरिया है, जिसको तावड़े जी ने शब्द दिया थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या कि जो थिंकिंग की प्रोसेस करता है, और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या आता है ये भी समझ लीजिए। ये बार बार कहते हैं पर लोग भूल जाते हैं। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो IESM केंद्र का रजिस्ट्रेशन एरिया, ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। और दूसरा जो है वो पीछे जो मेमोरी का हिस्सा है, मतलब जहाँ मेमोरी पड़ी है, दो पुल 3A और 3B का, और 3A डायग्राम अलग शब्द है और 3A मेमोरी पूल अलग शब्द है, इसमें भी कंफ्यूजन मत करना। जब हम डायग्राम 3A करते हैं तो एक दूसरी बात है, और जब हम मेमोरी पूल में बात करते हैं 3AB तो ये अलग बात है। वहाँ 3A का मतलब होता है कि इस जन्म की जो मेमोरी है वो 3A का एक एरिया है, उसके अंदर पड़ी है।
और 3B का जो एरिया है उसके अंदर अनेक जन्मों की मेमोरी पड़ी हुई होती है। तो ये चीज़ें जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आती है, क्योंकि इससे विचार बनते हैं। और फिर देखा था कि लेफ्ट मिड ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा टॉप सॉइल जिसको कहते हैं, वो भी थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया है। तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आना चाहिए। और माइंड जो है वो तो इन्फिनाइट माइंड जो हमारे अंदर आता है एक इम्पल्स को लेके, और फिर इम्पल्स अंदर जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है और विचार बनता है। तो ये चित्ती जो है, चित्ती शक्ति वो इम्पल्स को अंदर ले आती है और उसको हम चित्त कहते हैं। तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। When an individual is able to receive constantly without interruption this wisdom, that individual is Buddha or Christ. And those who receive intermittently are known as saints, and those who receive sometimes only are known as God's good people. देखो कितनी अच्छी बात यहाँ स्पष्ट रूप में बताई है कि ये विजडम किस तरह आता है व्यक्ति के अंदर। तो 3 प्रकार के व्यक्ति हम देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति के जिसको हम एकदम पूरी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ, जिसको हम बुद्ध या क्राइस्ट कहते हैं, ऐसे व्यक्ति, तो उसके अंदर अनइंटरप्शन, ये जो है कुछ बिना विक्षेप ये कॉन्स्टेंटली विजडम चालू रहता है, निरंतर अंदर विजडम आता ही रहता है। उसको ब्रेन का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विजडम ही उसका पूरा ज्ञान होता है। और इसीलिए जब उसको कुछ जवाब देना होता है तो वो विजडम से उसका जवाब आता है। कोई बुद्ध को सवाल पूछता है तो वो ब्रेन से, मेमोरी से जवाब नहीं देगा, वो वहां से जवाब देगा, वो सी एरिया से जवाब देगा। मतलब विजडम में क्या कहा है, एक सवाल कोई पूछता है, एक मानो कि संसारिक सवाल भी है, कोई गड़बड़ी है संसारिक, उसका भी सॉल्यूशन के लिए कोई सवाल कोई बुद्ध को मानो के पूछेगा, तो बुद्ध कहाँ से जवाब देगा, उसका सॉल्यूशन जो चिट्ठी के अंदर पड़ा है वहां से वो जवाब लेके वो व्यक्ति को देगा। तो उसका जवाब कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि जो चिट्ठी के अंदर जो बन रहा है या बनने वाला है वही चीज वो देखता है और वो दूसरों को बताता है। तो वो अनफेलिंग आंसर ये होता है, इतना करेक्ट आंसर मिल पाएगा। तो वो तो जो 3B और 3C की स्थिति में पहुंचे हुए हैं, इनके लिए ही ये संभव है अनइंटरप्टेड विजडम। पर जिनके अंदर थोड़ा तोड़ के आता है, बीच बीच में आता है, कभी नहीं आता है, ऐसे लोगों को हम संत कहते हैं। तो हमारे जो संत कक्षा के हैं तो वो पूरे समय ये चित्ती के संपर्क में नहीं रह सकते, वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ब्रेन थोड़ा उनका फिर संसारिक या दूसरी बातों में एक्टिव हो जाता है, तो वो लिंक टूट जाती है। और कभी कभार किसी को आता है तो वो उसके लिए अच्छा शब्द यूज किया है, गॉड्स गुड पीपल। तो भगवान का आदमी जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, तो भगवान का आदमी ऐसे होते हैं कि उसको भी कभी कभार इस तरह का विजडम का लाभ मिल जाता है। तो ये तो 3 कैटेगरी हमें याद रखनी है। But the tragedy or the irony of all this is that every individual is not only capable of receiving this wisdom constantly, but does receive it constantly. मतलब कि हर व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर तो बात बताई कि भाई संत के अंदर, ये बुद्ध के अंदर या सामान्य व्यक्ति, ये एकदम सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके अंदर भी ये चीज तो है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सी एरिया तो भगवान ने दिया हुआ है और सी एरिया के अंदर विजडम आता भी रहता है। पर क्योंकि हम सी एरिया के अंदर पहुंचते नहीं है, सी एरिया को के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसलिए हम ये विजडम को प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी विजडम अवेलेबल तो सबके लिए है, जिसने जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे गांव का व्यक्ति है या कुछ अनपढ़ व्यक्ति है। बट द ट्रेजेडी और द आयरनी ऑफ ऑल दिस इज that every individual is not only capable of receiving this wisdom constantly, but does receive it constantly. Hence,
every individual, not of today, but even of the most ancient times than primitive man, was and is thus said to possess the Christ और बुद्धा नेचर। तो वही बात है कि पुराना जिसको हम आदि मानव कहते हैं उसके पास में भी यही संभावना थी और आज के ज़माने के व्यक्ति के अंदर भी यही संभावना है, एक बच्चे के अंदर भी यही संभावना है और एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर भी यही संभावना है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ दी हुई होती है। तो ये एक सिर्फ इतना ही है कि हम किस तरह उस एरिया तक पहुँचे, इसके टावरिया जी कम्युनिकेशन कहते थे कि कम्युनिकेशन हमारे अंदर आना चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर सके। तो चिट्ठी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो सी एरिया तक हमें पहुंचना पड़ेगा साधना करके। बट द ओवरवेलिंग अनवांटेड एक्टिविटीज ऑफ A1 and B areas of the brain makes it impossible for the individual to register such receiving, and the human being is so structured that what is not registered is never known, and so an individual never knows anything about his or her inherent being, inherent Christ or Buddha nature, and firmly believe that it cannot be so. Buddha said, every transient being, that is human being, is blessed with Buddha nature, or what is then is called your original face before your parents were born. तो ये जो है क्योंकि इसकी ज़्यादा एक्टिविटी ये ब्रेन के तीनों हिस्से में चल रही है, ब्रेन का ए एरिया थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का, ब्रेन का जो दूसरा एरिया है जो राइट ब्रेन रिलेटेड है वो, और तीसरा जो है वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव या अपकीप का एरिया बी, ये सब जो है वो इतने ज़्यादा ओवर एक्टिव रहते हैं। इसके कारण ये फिर रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर ये जो ज्ञान आया है, जो विजडम आया है वो पहुंचता नहीं है, क्योंकि एक स्पेस होनी चाहिए ना, एक, क्योंकि जो चीज़ ऑक्यूपाई होती है तो वहाँ दूसरी चीज़ तो आ नहीं सकती है। तो जब हमारा ये ब्रेन का एरिया रजिस्ट्रेशन एरिया ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, वहाँ विचार चल रहे हैं, तो फिर विजडम को आना पॉसिबल नहीं है। अगर ये एरिया शांत हो जाता है तो एक अंदर एक गैप होती है, तब ये चिट्ठी का विजडम जो है वो अंदर आ सकता है। स्पेस डेवलप करनी पड़ती है और स्पेस डेवलप करने के लिए हमें ब्रेन को शांत करना सीखना पड़ता है। जब तक विचार है तब तक ये आ नहीं सकता, और अगर वो आएगा तो भी वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये एक नियम है कि जिस चीज़ का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है वही चीज़ को हम जान सकते हैं। एक पेड़ को देखते हैं हम आंखों से, और उसका रजिस्ट्रेशन हमारे IESM केंद्रों के अंदर हुआ तभी जाके फिर वो हमारा ज्ञान बनेगा, या फिर उसकी मेमोरी भी वो बनेगी आगे जा। पर जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं होगी उसका फिर ज्ञान नहीं बन सकता है, और वो हम उसको जान भी नहीं सकते हैं। तो ये एक तकलीफ है हमारे अंदर। और इसीलिए व्यक्ति जो है अपना जो इनहेरेंट क्राइस्ट और बुद्ध नेचर है, मतलब कि जो ओरिजिनल उसका जो स्वरूप है उसके मन का या उसके अंदर की स्थिति का, वो कभी भी जान नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता, क्योंकि वो जानने के लिए जरूरी है कि ये विजडम अगर अंदर आता है तो हम फिर हमारा बुद्ध नेचर क्राइस्ट नेचर को भी हम जान सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने क्या कहा, एवरी ट्रांसिएंट बीइंग दैट इज ह्यूमन बीइंग इज ब्लेस्ड विथ बुद्ध नेचर। तो हर व्यक्ति के अंदर ये बुद्धा नेचर तो पड़ा हुआ ही है, ये चीज़ तो ऑलरेडी हमारे अंदर दी हुई है कुदरत ने, पर ये बुद्धा नेचर को हमें प्राप्त नहीं करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, या उसको हमें रिवील करना है, उसको हमें स्पष्ट रूप से हमें एक हमारे अनुभव में आना चाहिए। और वो अनुभव में आने के लिए रजिस्ट्रेशन एरिया के द्वारा ही हम अनुभव उसका ले सकते हैं। तो बुद्धा नेचर तो है हमारे पास। और ज़ेन के अंदर तो कुछ इस तरह बताते हैं, योर ओरिजिनल फेस बिफोर योर पेरेंट्स वेर बोर्न।
तो हमारे माता पिता का जन्म हुआ उससे भी पहले हमारा ओरिजिनल फेस तो था। मतलब कि ये बुद्धा नेचर तो हम लेके ही आए हैं, पहले से ही जन्मों जन्म से हमारे साथ में है। चाहे माँ बाप तो इस जन्म में या दूसरे जन्म में, वो माँ बाप का सवाल नहीं है, ये तो पहले से हमारे साथ में आया हुआ ही है। बट आवर सो कॉल्ड प्रीस्ट एंड टीचर्स not being themselves capable as their followers to give up worldly life, as according to them it is all Maya, and go in search of God and spiritual progress, visit various temples, churches, mosques, visit holy places and carry out various rites and ceremonies. अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे धर्मगुरु होते हैं और जो हमारे दूसरे गुरु, आध्यात्मिक गुरु भी जो होते हैं आजकल, वो खुद ही ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये तो हमें भगवान ने दिया हुआ है, इसके लिए कोई भटकने की जरूरत ही नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद जाने की, इधर जाओ उधर जाओ, कोई गुफा में बैठो साधना करो, ये करने की जरूरत ही है नहीं। इसको एक बार जान लेते हैं कि ये मेरा बुद्ध नेचर है, एक बार किसी को उसका अनुभव हो जाता है तो बस उसको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये जो है ये चीज़, पर क्योंकि इन लोगों को ये अनुभव नहीं है तो फिर वो तो ऐसा ही कहेंगे कि भाई ये तो माया है, सब छोड़ो, तुम संसार छोड़ो और जाओ भगवान के सर्च के अंदर निकल जाओ और जहाँ से भगवान का दर्शन हो सके उधर चल जाओ। और व्यक्ति फिर भटकता रहता है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में, एक गुरु से दूसरे गुरु में तक में, एक धर्म से दूसरे धर्म में, और फिर मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ उसको लगता है वहाँ वहाँ पहुँच जाता है। और फिर अनेक प्रकार के राइट्स और सेरेमनीज करते हैं, मतलब कि अलग अलग विधि विधान करते हैं लोग, पूजा अर्चना ये वो न जाने इतने कुछ करते रहते हैं धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कुछ होता नहीं है इससे। क्योंकि जो चीज़ भगवान ने हमें दी हुई है इसके लिए आप क्या करोगे? कोई वो व्यक्ति, कोई बाहर से कोई व्यक्ति कुछ आपको दे ही नहीं सकता है, वो तो है ही हमारे अंदर। किस तरह कैसी साधना से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं, बस वही हमें जानना है और समझना है। उसके लिए कुछ भटकने की जरूरत नहीं, न घर छोड़ने की जरूरत है, न गुरुओं के पास जाने की जरूरत है। किस तरह हम एक बार ये एरिया के तक पहुंच जाए, सी एरिया तक पहुंच जाए और विजडम कंटिन्यूसली प्राप्त कर ले, या फिर हमारा जो ये इनहेरेंट बुद्धा नेचर है उसके साथ में जीने लगे, बस बात खत्म हो जाती है। ऑल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज फ्रीली अवेलेबल इन द होली ग्राउंड एरिया सी टू एवरी वन ऑफ अस। तो को क्लियर कट बात यहाँ कहते हैं कि ये जिसको हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है कहते हैं वो तो सी एरिया के अंदर है ही, होली ग्राउंड के अंदर है ही। आप इसका क्यों कांटेक्ट नहीं करते? उसकी ओर जाने का क्यों प्रयत्न नहीं करते? उसके बदले में कुछ और लेके बैठ जाते हैं और कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर हम सी एरिया तक पहुंचते ही नहीं है। और वो नहीं पहुंचते हैं तो फिर कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, रियल मायने में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं होता है। और ये तो हमारे अंदर है, फिर बाहर जाने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? क्योंकि सी एरिया कोई बाहर तो है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सी एरिया बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही भगवान ने दिया हुआ है, तो उसकी ओर जाने का प्रयत्न करना है। देयर इज नोवेयर टू गो एंड नोवेयर टू सर्च। लेट एन इंडिविजुअल meekly and gratefully receive what is constantly poured by divine infinite mind। तो जो कुदरत दे रहा है वो हम नहीं लेना चाहते हैं और दूसरा कुछ हम चाहते हैं और उसके लिए भटकते हैं। तो सही ज्ञान ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या है और हमें क्या करना चाहिए। उसके बदले में हम दूसरी धार्मिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है उसको हमें नम्रता से और कृतज्ञता से रिसीव करना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन माइंड जो है वहाँ से वो आ रहा है, इन्फिनाइट माइंड से आ रहा है। इन द नोट्स ऑफ आवर फॉलोइंग मीटिंग्स वी विल स्टेट इन डिटेल हाउ दिस इज टू बी डन। तो यही जानना है कि भाई किस तरह ये हो सकता है। बस अगर एक बार ये जान ले कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये सी एरिया तक हम पहुंच जाए, वो अगर जान सकते हैं तो फिर और कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो प्रैक्टिस ही करनी चाहिए।
तो यहाँ ये नोट खत्म होती है ज्योग्राफी ऑफ ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में आता है कुछ नोट्स टावरिजे जी ने लिखी है, इसको नोट ए नोट बी कहते हैं। तो इसके अंदर खास करके नोट ए के अंदर तो जो है सब पूरे के पूरे कोटेशन ही दिए हैं, और मेरे ख्याल से बुद्धिज़्म की कोई किताब से या बुद्धिज़्म का ज़्यादातर ये है, उसके अंदर से ये सारे ये लिए हुए हैं। तो ये ज्योग्राफी के पेपर के अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पहले उसका प्रश्न ले लेते हैं, फिर अगर समय बचता है तो ये कोटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कोटेशन थोड़े डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि वो कहीं और से आए हुए हैं, वो तावरिया जी का अपना नहीं है, उन्होंने सिर्फ यहाँ डाला हुआ है, तो हमें अपनी समझ के द्वारा उसको समझना पड़ेगा। तो वो तो हम प्रयत्न करेंगे, पर अगर किसी को ज्योग्राफी ऑफ ब्रेन पेपर के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो पहले आप पूछ सकते हैं, बाद में देखते हैं। सर दूसरा ये है हाँ कि क्योंकि मैं क्या है मैं ये अपनी गुजराती किताब लेके साथ में बैठता हूँ, तो ये पैराग्राफ से मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी व्यक्ति को जो बुध और जो ख्रिस्त जो बनते हैं उनको सतत मिलता रहता है किताब। हाँ बराबर, सतत मिलता रहता है। हाँ, और जिसको इंटरमिनेटली मिलता है वो संत कहते हैं उसको। हाँ, और जो जिसको कभी कभी मिलता है उसको गुड पीपल ऑफ द गॉड कहते हैं। बराबर। हाँ, तो ये अभी यहाँ मेरा वापस यही आपको पूछना था, कंफर्म करना था कि अगर हम 5:1 के ऊपर पहुँचते हैं तो हम कभी कभी हमको मिलेगा ऐसा। देखो इसीलिए तावरिया जी ने ये डायग्राम बताया ना, 3A 3B और 3C। 3B जो है वो जो बुद्धा नेचर क्राइस्ट नेचर है, तो जो व्यक्ति जैसे कि भगवान बुद्ध, हमने पीछे भी पढ़ा था कि भगवान बुद्ध जो थे वो कांस्टेंट 3B स्टेज के अंदर रहते थे, तो वो कांस्टेंट ये सी एरिया के कनेक्शन में रहते थे और विजडम उसके अंदर हमेशा आता रहता था। अब जो व्यक्ति 3B तक नहीं पहुंचा है, अभी इसके लिए बहुत बाकी है काम करना, और 3A तक ही पहुंचा हुआ है, तो 3A तक पहुंचा है तो उसके अंदर कभी कभी ये जो है वो विजडम के वो कुछ कांटेक्ट हो जाता है, तो वो विजडम उसके अंदर आता है, सी एरिया के अंदर वो चला जाता है, तो वहाँ से आता है। और 3B के अंदर परमानेंटली आता है। जब आप 3A के अंदर आ जाते हैं तो फिर वो वहाँ से आना बंद हो जाता है, फिर से आप उसको कनेक्ट करते हैं तो फिर चालू होता है। मतलब कि ये इसीलिए तावरिया जी क्या कहते हैं कि 3A 3B 3C जो है वो एक प्रकार से अलग अलग नहीं है, पर एक स्विच ओवर जैसा है कि भाई अभी मुझे संसार के काम करना है, मुझे ब्रेन का उपयोग करना है, मेमोरी का उपयोग करना है, तो मैं 3A में आ गया, तो अभी उस दौरान मेरा जो है वो विजडम के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं दूसरी जगह पर ऑक्यूपाई हूँ। अब जब मुझे कुछ करना नहीं है, मेरे कोई खाली साधना में हूँ, को सब संसारिक प्रवृत्ति या ब्रेन का या मेमोरी का उपयोग ही मुझे बंद कर देना है, तो उस स्थिति को हम 3B कहते हैं। और उस दौरान जो है वो व्यक्ति ये सी एरिया से विजडम का कनेक्शन वो कर सकता है। तो 3ABC जो है ये इस प्रकार है कि स्विच ओवर है। अभी मुझे क्या करना है, तो ये करना है तो मुझे 3A में जाना है, वो करना है तो 3B में मैं जाऊंगा, और गहराई में जाना है तो 3C में जाऊंगा। तो मिनिमम 3A तक तो पहुंचना पड़ेगा, तब फिर आप ये जिसको हम यहाँ संत की जो यहाँ बताया है ना, जो संत की लेवल बताई है, वो 3A की लेवल हम कह सकते हैं, वो 3A की है। हाँ। और दूसरे ढंग से कहे तो वो प्रत्यार की एक स्थिति है, और फिर इसके ऊपर जो आएगा धारणा ध्यान समाधि की बात आएगी। और ये 5:1 है वो टेम्पररी 3 है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, 5:1 एस्टैब्लिश दैट इज 3 है। जब 5:1 तो इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, 5:1 पर तो पहुंचना ही पड़ेगा उसको, और एस्टैब्लिश हो जाना पड़ेगा वहाँ। ऐसा नहीं फ्लक्चुएशन कि आज 5:1 पर है, दूसरे दिन फिर नीचे उतर गए, तीसरे दिन फिर ऊपर,
ये नहीं, ये 3A नहीं है, ये तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या है, यही हमारा ये है, हमारी समस्या ये होती है। हाँ, कि कभी कभी लगता है बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा नीचे लगता है कि थोड़ा हमारा वो हो गया, थोड़ा नीचे नीचे आ गए। वही, क्योंकि वो हम अभी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं ना, इसलिए हम फिर नीचे आ जाते हैं। आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, तो 2482 और 5221 के बीच में रहता है व्यक्ति, इधर उधर होता रहता है। हाँ हाँ हाँ। पर जब ये 3A में एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर वो ISM का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ सर, निशिता बोल रही हूँ। हाँ सर, 3SRP जब हम करते हैं, हाँ, और गायत्री की माला जब करते हैं, तो कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि 3SRP भी छोड़ दे, गायत्री का मंत्र जाप भी छोड़ दे, मतलब मन से भी वो निकल जाए और एकदम मन शांत हो जाता है, तो कुछ करने की अंदर से कोई इच्छा ही नहीं होती। कभी कभी एकदम जैसे कि सब रुक गया है, ऐसा कभी कभी अनुभव होता है। तो उस में ज्यादा रहना चाहिए कि वापस आ जाना चाहिए? नहीं, वो बहुत अच्छा है, उसमें ही रहना है। वही तो हमारा एक प्रकार का लक्ष्य भी है कि वो स्थिति निर्माण हो, क्योंकि वो ट्रांस की स्थिति है, एकदम शांत अवस्था की। क्योंकि उस स्थिति के अंदर ही ISM के अंदर शांत होते जाएंगे, और फिर वो कुछ विजडम वगैरह जो है उसको अगर अवतरित होना है तो उस स्थिति में ही अवतरित होंगे। जब आपके विचार चालू है, अंदर कुछ भी चालू है, तो ये ज्ञान अवतरित नहीं होता है। तो वही तो हम अभी जो बात कर रहे हैं कि भाई ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह शांत करना है, तो यही है। तो ये आप जब करते हैं 3 स्टेप या गायत्री से, तो वो शांत हो जाता है, तो शांत होने दो। और जितनी देर अपने आप में वो शांत रहता है तो शांति रहने दो। कुछ नहीं करने की इच्छा होती है तो छोड़ दो, वो स्थिति को मेंटेन करो। फिर जब लगता है कि अभी विचार चालू हो गए और फिर और डिस्टर्बेंस चालू हो गया, तो फिर 3 स्टेप गायत्री फिर से चालू कर दो। अच्छा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, और लेकिन बाद में ऐसा अंदर महसूस होता है कि हमने ये छोड़ दिया, थोड़ी गिल्टी फील होती है। नहीं, ऐसी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति तो बहुत अच्छी स्थिति है, वही स्थिति को बार बार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ओके। और किसी को प्रश्न है कुछ? ठीक है, तो थोड़ा नोट एक को पढ़ लेते हैं। थोड़ा एक ये है कोटेशन, इसको देखते हैं 10 मिनट। पहला कोटेशन है, देयर इज ए मैन who does not leave his house when he is on a journey, and there is another who does leave his home when he is not on a journey। देखो, अभी नॉर्मल कोर्स में ये एक कोटेशन है, पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा या गलत लगेगा कि भाई ये क्या कह रहा है। और ये जो गुजराती ट्रांसलेशन है उसमें भी ये गलत हो गया है, वो सही है नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, देयर इज ए मैन हु डज नॉट लीव हिज हाउस when he is on a journey। अब ये कैसे हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति जर्नी पे है, कोई सफर में जा रहा है और वो घर नहीं छोड़ता है, ऐसा कैसे होगा। और दूसरी बात ये है कि जिसने उसका घर छोड़ दिया वो जर्नी के ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसी भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ गलत महसूस होगा, पर उसका गहरा अर्थ समझना पड़ता है। ये कोटेशन है और उसका, अब जर्नी की बात है तो कौन सी जर्नी की बात है? फिजिकल जर्नी की तो बात है ही नहीं, क्योंकि फिजिकल जर्नी की बात में तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये कौन सी यात्रा की बात कर रहे हैं? तो ये आध्यात्मिक यात्रा की बात है, इस तरह समझना है। ये आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो फिर जो है हम कहीं पर भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हैं और भी हम साधना करेंगे, बराबर। और जिसने घर को छोड़ दिया साधना के लिए, मतलब जो भटक रहा है, उसको तो वो तो जर्नी पर है ही नहीं। दूसरी लाइन जो है उसका मतलब क्या होता है कि जिसने घर छोड़ दिया है अध्यात्म के लिए, वो तो अभी यात्रा में ही नहीं है, क्योंकि वो तो अभी भटक रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक यात्रा अंदर की यात्रा है, वो शरीर की यात्रा नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली धार्मिक लोग इसको ही शरीर की यात्रा बना देते हैं और इसलिए इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, जैसे कि वो जर्नी करने पर अंदर की जर्नी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अंदर की जर्नी एक अलग चीज़ है और ये जो बाहर हम भटकते हैं अलग चीज़ है। तो इस दृष्टिकोण से ये सूत्र को हमें समझना है। अब दूसरा सूत्र, इफ यू डू नॉट वांट टू डिफर फ्रॉम द पैट्रियक एंड द बुद्धा, इट विल सफिस फॉर यू टू सीक नथिंग आउटसाइड। अब यहाँ एक महायान बुद्धिज्म जो है उसका ये कोटेशन है, उसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर आप कोई पूजनीय व्यक्ति है, कोई बड़ी व्यक्ति है और कोई बुद्धा है, उससे आप अलग नहीं होना चाहते हैं, उससे आप अलग नहीं है, ऐसा आप अगर चाहते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। टू सीक नथिंग आउटसाइड, बाहर से कुछ प्राप्त करने के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बाहर भागने की जरूरत नहीं है, बाहर कोई इधर गए उधर गए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना ही काफी है, इतना सफिशियंट है कि आप अगर उस स्थिति में जाना चाहते हैं जो लोग पूजनीय है, बुद्ध जैसे हैं, तो आपको बाहर से कुछ ये करने की कुछ जरूरत ही नहीं। जो करना है वो अंदर की यात्रा करनी है। If in the time of a thought your pure clean mind shines, this is your own Dhammakaya Buddha. If in the time of a thought your passionless mind shines, this is your own Sambhogkaya Buddha. If in the time of a thought your non-differentiating mind shines, this is your own Nirmankaya Buddha. तो ये तावरिया जी के जब हम लेक्चर सुनते हैं तो ये तीन शब्द तो हमें कई बार सुना है, धम्मकाया, संभोगकाया और निर्माणकाया। और वो ये तीनों को तीन प्रकार के शरीर, हम जिसको हम फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी कहते हैं, वो तीनों को यही तावरिया जी इसको ही ये कहते हैं कि निर्माणकाया मतलब फिजिकल बॉडी, संभोगकाया मतलब एस्ट्रल बॉडी और धम्मकाया मतलब मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी जब वो कब ये होता है, जब हमारे अंदर जब विचार आता है तो एक प्योर क्लीन माइंड जब साइंस होता है तो वो धम्मकाया का माइंड है। मतलब कि मेंटल बॉडी का जो है या मेंटल बॉडी के लेवल की जो बात होती है तो उसमें एक प्योर क्लीन माइंड शाइन्स करता है। जब संभोग काया की बात होती है तो उसमें पैशनलेस माइंड साइंस करता है। पैशनलेस माइंड मतलब कि वहाँ कोई अनुराग नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इस तरह का पैशनलेस माइंड साइंस करता है। और जब निर्माण काया के अंदर जो है वो नॉन डिफरेंशिएटिंग माइंड है, वहाँ कोई ये अलग अलग ये नहीं है, उसके अंदर कोई विभाग नहीं है, उसको वो कोई ये नहीं है, भेद नहीं है वहाँ। इस तरह का जो माइंड है, ऐसा माइंड निर्माण काया के अंदर ये होता है। तो संभोग काया के अंदर, निर्माण काया के अंदर उसको दूसरी तरह भी कहते हैं कि धर्म काया बुद्ध है, वो एसेंशियल डिवाइन बॉडी उसको कहते हैं बौद्धिज्म के अंदर। यह संभोग काया बुद्ध है, उसको रिफ्लेक्टेड डिवाइन बॉडी और ब्लेस्ड बॉडी कहते हैं। और जो निर्माण काया बुद्ध है उसको प्रैक्टिकल डिवाइन बॉडी कहते हैं। तो बुद्धिज्म के अंदर ये तीन जो बॉडी है उसको इस तरह बताया हुआ है। अब तीसरा सूत्र है, यू हैव ओनली टू नो दैट द वन हु इज प्लेइंग विद दिस शैडो, द थ्री बॉडीज, इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ ऑल बुद्धas and that every place is on the road to your home। तो ये जो तीन शरीर है वो हमें भगवान ने दिए हुए क्यों है, प्लेइंग शब्द हो गया, मतलब कि खेलने के लिए, उसके अंदर फंस जाना नहीं है। ये तीन बॉडी है जो तीन, एक शेडो यहाँ का है, दिस थ्री शेडोज,
तो 3 प्रकार के बॉडी जो है ऊपर बताए, निर्मल काया, संभोग काया, धम्म काया। तो उसके अंदर हमें फंस जाना नहीं है, उसमें हमें एक खेलना है। ये जिस तरह ये बॉडी, कहने का मतलब कि ये बॉडी का इस तरह हमें उपयोग करना है और हमें इसका उपयोग करके अध्यात्म में जाना है कि जो फंडामेंटल सोर्स ऑफ बुद्धा है, मतलब कि जो बुद्धत्व है उसका फंडामेंटल सोर्स है, जहाँ से ये जो मूलभूत स्तोत्र है बुद्धत्व का, वो ये जो है वो इस तरह अगर हम कोई भी फंसते नहीं है और इसमें हम प्ले कर सकते हैं, मतलब एक ये जो संसार है उसको एक गेम की तरफ लेते हैं और उसमें हम खाली खेलते रहते हैं। इट इज ओनली बिकॉज आवर विजडम इज स्क्रीन बाय आवर फीलिंग्स एंड आवर substance is changed by our thought that we endure all kind of suffering in our migrations through the 3 world of experience। तो क्योंकि हमारा विजडम जो है वहाँ कहाँ छिपा है, वो कौन से पर्दे के पीछे छिपा है, फीलिंग्स के पीछे। तो क्योंकि हम फीलिंग से जीते हैं इसलिए जो विजडम है वो उसके पीछे छुप जाता है, विजडम बाहर नहीं आता। जब तक हम इमोशनल लेवल के ऊपर जीते रहेंगे, फीलिंग्स के लेवल के ऊपर जीते रहेंगे, तब तक हम जो है विजडम को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो हमारा जो सब्सटेंस है, जो एक सत्व है हमारे अंदर, वो हमारे विचारों के द्वारा जो बदलता रहता है, तब तक भी हम ये विजडम को प्राप्त नहीं कर सकते। We endure all kinds of suffering in our transmigration through the 3 worlds of existence। तो अस्तित्व के ये 3 जो लोक है, वो तीनों लोकों के अंदर हम ये ट्रांसमाइग्रेट करते रहते हैं। मतलब भू से, जैसे कि यहाँ मृत्यु हो गई तो फिर हम भूवलोक में जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ आते हैं। इस तरह हमारा ट्रांसमाइग्रेशन जो है पुनर्जन्म बार होता रहता है। और उसका एक ही कारण है कि हमारा अज्ञान है, हमारे अंदर विजडम नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण हमें बार जन्म लेना पड़ता है। और इसके कारण ये पुनर्जन्मों के कारण ही हमें ये सफरिंग, हमें जो दुख जो है वो आता रहता है। क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो कर्मों का फिर हमें निपटाना पड़ता है और उसके लिए सुख दुख फिर आते रहते हैं। जब जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है तब सुख दुख भी फिर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे कोटेशंस हैं, और नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे।